सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और दूसरे सेमीफाइनल का नतीजा पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत के कुछ बरक्स आया और ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया। टॉस में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पाकिस्तानी टीम को इस टूर्नामेंट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए पहले बैटिंग की दावत दी थी और पाकिस्तानी टीम ने बड़ा ही शानदार आगाज़ 71 रन का हासिल किया। बाबर आजम ने ज़बरदस्त 39 रन बनाए और पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन रिजवान के तो क्या ही कहने, जिन्होंने एक बार फिर बड़ी शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। गो के कल तक उनके बारे में खबरें आ रही थी कि कुछ उनको बुखार है, तो कुछ फ्लू में वो और शोएब मलिक मुब्तला हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त रिजवान ने परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तानी टीम ने 176 रन का एक बड़ा पार स्कोर, जिसको 10-15 रन इजाफी इस टूर्नामेंट को देखते हुए कहे जा सकते हैं, वो हासिल कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी जवाब में बड़ी शानदार बैटिंग की और आज का ये दूसरा सेमीफाइनल कुछ रिप्ले लगा कल के सेमीफाइनल का, जिस तरह न्यूजीलैंड ने कल इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और चेस करते हुए बहुत ही उनके बीच मिडिल ऑर्डर बैटिंग ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो कल जो किरदार नीशम और डैरिल मिचेल ने अदा किया था, आज कुछ उसी तरह का किरदार ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने अदा किया। ऊपर से डेविड वार्नर ने 49 रन बनाए, वो भी बड़े बर्क रफ्तार थे। गो के शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में आरन फिंच को आउट कर लिया था, लेकिन पाकिस्तानी टीम उसका फायदा नहीं उठा सकी। फिर दरमियान में शादाब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 96 रन पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम को जीत के लिए 81 रन की ज़रूरत थी, लेकिन ये 81 के 81 रन मैथ्यू वेड और मार्कोस स्टोइनिस ने मिलकर बना लिए। तो इस तरह से वो जो एक तारीख थी कि नॉकआउट स्टेजेस में पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में कभी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दी। इससे पहले 4 मुकाबले हो चुके थे, ये 5वां नॉकआउट मुकाबला था जो कि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। तो अब दुबई का मैदान जब इतवार के रोज सजेगा 14 नवंबर को, तो न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो पाकिस्तानी टीम ने इस टूर्नामेंट में बड़ा शानदार खेल पेश किया। आपने 5 ग्रुप मैचेस जीते और शायद जो एक हार ड्यू थी, जो ग्रुप मैचेस में हो जाती तो बेहतर होता, वो आज सेमीफाइनल में देखने को मिली। अब इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं। हारून रशीद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर, कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कुछ मजीद मेहमान भी हमें आने वाले वक्त में ज्वाइन करेंगे और उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो हारून साहब, आज ज़ाहिर पाकिस्तानी टीम ने खेल तो बड़ा बेहतर पेश किया, हमारी कौम की भी ये तवक्कुआत थी कि चलें आप बेहतर खेल कर हारें, लड़कर हारें। बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो आखिर में किसी हद तक वन साइड वो 3-4 छक्कों की वजह से हो गया। हसन अली ने कैच छोड़ दिया। ओवरऑल इस हार पर पहले आप कैसे तबसरा करेंगे, फिर ज़रा आगे चलकर डिटेल में ही बात करते हैं। देखिए, एक तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। सबसे पहले तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। क्योंकि T20 क्रिकेट में आप इस किस्म की क्रिकेट देखते हैं, आप अगर देखेंगे कि पूरा ट्रेंड जो नज़र आ रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में वो ये था कि टॉस जीत कर पहले दूसरी टीम को दावत देते थे बैटिंग करने के लिए, और जितना भी हदफ होता था वो अचीव कर ली है उस टीम ने जो कि बाद में बैटिंग की। ड्यू फैक्टर मुझे आज कोई इतना नज़र नहीं आया, लेकिन जो 2 चीज़ें हुई, जैसे भी आपने जिक्र किया कल के सेमीफाइनल का जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ और जो आज का आपने सेमीफाइनल देखा, उसमें एक चीज़ बड़े कदर मुश्तरक थी कि जो पिच थी वो बहुत साजगार थी बैटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि दोनों जगह के ऊपर अगर आपकी बैटिंग डीप होती है, जैसे हमने देखा है इंग्लैंड के पास भी बहुत डीप बैटिंग लाइनअप थी, न्यूजीलैंड ने भी नीचे से आके रन्स किए, पाकिस्तान के पास भी इतने बैट्समैन मौजूद थे जो नीचे आके एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते थे, और बैट्समैनों ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई दोनों तरफ से। अगर मैं कहूँगा कि आज के मैच में अगर जो सबसे वीक लिंक था वो दोनों टीमों की फील्डिंग थी। आई थिंक जो कैचेस ड्रॉप हुए उसकी वजह से पांसा कभी एक तरफ हुआ, कभी फिर दूसरी तरफ गया, और अल्टीमेटली जैसे कि आपने हसन अली के कैच का जिक्र किया, वो कैच जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ रियल गुड कॉन्टेस्ट। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों टीमों ने भरपूर अंदाज में मेहनत की और एंड में जो नर्व्स को कंट्रोल किया वो ऑस्ट्रेलिया ने किया और उन्होंने कामयाबी हासिल। सही। तो वसीम बारी साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, भी हमें ज्वाइन करें। साहब, कहाँ आज कमी रह गई? 6 बॉल्स पहले, 1 ओवर पहले ये टारगेट हासिल कर लिया गया, जब तक ये आखिरी 5 ओवर्स का खेल बाकी था। 30 बॉलों पर 60 रन चाहिए थे, उसमें शाहीन आफरीदी का भी ओवर था, हारिस रऊफ के भी ओवर थे, लेकिन हसन अली के बारे में शुरू से ही बात हो रही थी, पहले उनकी बॉलिंग के बारे में, फिर आज उनकी फील्डिंग भी थोड़ी टीम के लिए भारी पड़ गई। तो जो ग्रुप मैचेस हुए थे, क्या हमने कहीं कोई गलती की? उसमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेना चाहिए था, वो चेक नहीं की, सेम टीम के साथ गए और फिर उसकी कीमत आज उठानी पड़ी। क्या कहेंगे बारी साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अगर आप एनालिसिस करें सारे मैचेस का, तो जो कमजोरी
थी पाकिस्तान की वो पावर प्ले में बैटिंग में थी। पावर प्ले में बैटिंग में जब दो फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, हमारे प्लेयर जो हैं ये पावर प्ले में बहुत कम रन करते हैं, तो जो फाउंडेशन प्ले होनी होती है पहले 6 ओवर में वो नहीं होती, तो ये एक कमजोरी का एरिया है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा। और दूसरा, आज आपने फील्डिंग का जिक्र की, कैचेस तो छुट्टे ही रहते हैं लेकिन कैचेस छुट्टे वो वैल्यूबल नहीं होने चाहिए। हसन अली ने जो कैच छोड़ा उसके बाद तीन छक्के लगे और मैच बिल्कुल टर्न हो गया। और हसन अली ने आज 44 रन भी दिए। 44 रन 4 ओवर में देना काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। तो ये एक अनदर वीक एरिया फील्डिंग। क्रूशियल कैचेस अगर आप छोड़ दें और रनआउट्स बड़े छोड़े आज, मतलब 3-4 दफ़ा तो रनआउट पाकिस्तान ने छोड़े। डायरेक्ट हिट्स लगनी चाहिए फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। तो जी, कई ऐसी डायरेक्ट हिट्स थी जो ज़ाहिर है विकेट पर नहीं लगी, लेकिन पावर प्ले का आपने बारी साहब जिक्र किया, तो पावर प्ले में ज़ाहिर रिजवान और बाबर आजम की कोशिश यही होती है कि किसी विकेटें ना गिरें, बगैर विकेट के हम एक स्टैंड हासिल कर लें। 10 ओवर बाद जब 71 रन पर बाबर आजम आउट हुए तो 71 रन उस वक्त 7 ओवर के हिसाब से हम सही चल रहे थे। पावर प्ले में भी 50 के करीब रन आज पाकिस्तान ने किए और कोई विकेट नहीं गिरी। आने वालों ने कैपिटलाइज तो किया। कोशिश ये करनी चाहिए। देखें आज 17 बॉलों पर वेट ने रन किए, 17 बॉलों पर। स्टोनर्स ने भी रन किए 40 कम बॉलों पर। तो आप अगर ज़्यादा बॉल से इस्तेमाल करेंगे और रन कम करेंगे तो फिर T20 में मुश्किल हो जाती है बात। तो आप पावर प्ले में आपको रन ज़्यादा करने की जरूरत है और दूसरा आपको फील्डिंग में और मेहनत करनी। लेकिन एक बात जरूर आप ठीक है, चलें सारे फील्डिंग के लैप्सेस पर तो आते हैं, जरा आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन हारून साहब, पावर उसके बाद 10 ओवर्स में जिस तरह पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर में 105 रन किए, 176 का टोटल। फ़खर जमान ने 30-32 बॉलों पर 55 रन बनाए, तो रन्स तो शायद कम नहीं थे इस पिच पर, इस माहौल में, इन कंडीशंस में। 176 रन तो एक अच्छा टारगेट था। देखिए, अगर आप ये देखें कि दोनों तरफ आप देखें कि एक ओवर, अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया जब बॉलिंग कर रहा था उसके 19वें ओवर में लेके जाता हूँ तो सिर्फ 2 रन बने। और अगर इसी तरह आप देखें कि उन्होंने 18.5 ओवर्स में रन्स अचीव कर लिए। जब भी आपकी अच्छी बैटिंग पिच होती है ना तो आप उसको मेकअप कर लेते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आपकी अगर शुरू में विकेट्स गिरती हैं, हालांकि पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरी थी, राउंड अबाउट उन्होंने 50 के लगभग रन्स कर लिए थे। 71 पे बाबर आजम आउट हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो पहले ओवर में ही विकेट ले ली थी पाकिस्तान ने। उन्होंने उसके बावजूद 50 रन के करीब जो है वो मिचेल मार्श ने और वार्नर ने पार्टनरशिप की और उसको वो ले गए। तो क्रिकेट में यही था कि जहाँ जहाँ आपकी पावरफुल हिटर्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो जितना भी आस्किंग रेट होगा उसको ले जाते हैं। थ्रू आउट इस पूरे टूर्नामेंट का अगर आप नॉर्म देखेंगे इस वर्ल्ड कप का, तो आखिर के 5 ओवर्स में, आखिर के 7 ओवर्स में 12-12, 13-13, 14-14 रन्स के भी हदफ जो हैं वो अचीव हुए हैं। तो जिससे ये फील होता था कि जो पिचेस हैं यूएई में वो बहुत ज़्यादा सूटेबल थी अर्ली स्टेजेस पे, जब टॉस जीतने वाले को थोड़ी हेल्प मिलती थी बॉलिंग के लिए। लेकिन जो अगर वो विकेट सेव करके आगे जाके जब हिटें मारते थे तो रन्स उनके बनने शुरू हो जाते थे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जब 2 अच्छी टीमें आपस में मुकाबला कर रही होती है ना तो फिर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। प्रॉब्ली वो पाकिस्तान ने आज फील्डिंग में थोड़ा ज़्यादा कमी दिखा दी, जैसे कि अभी वसीम भाई साहब जिक्र कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने भी तो बहुत मिस किए रनआउट्स, कई ऐसे भी छोड़े थे, 3-4 कैचेस उन्होंने भी छोड़े। इवन अगर रिजवान का कैच पहले या दूसरे ओवर में जब मैक्सवेल बॉलिंग करने आए थे, बहुत जबरदस्त ट्राई किया उन्होंने, पहुंच गए थे वार्नर और गेंद उनके हाथ से लग के निकल गया। उसके बाद बहुत ही फ्लैट कैच जो है वो स्क्वायर लेग के तरफ गया था और उसके लिए बड़ी जबरदस्त ट्राई की थी, लेकिन वो भी कैच नहीं कर सके। जंपा ने वो ट्राई किया, बहुत जबरदस्त ट्राई किए थे। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि अगर हम ये देखें तो क्रिकेट एक बहुत ही आला मयार की देखी गई। दोनों टीमों ने बड़े भरपूर अंदाज में एक दूसरे का मुकाबला किया। अल्टीमेटली एक टीम ने तो हारना ही था और आज का दिन प्रॉब्ली पाकिस्तान उसके बाद फिर स्टीवन स्मिथ ने भी लॉन्ग ऑफ पर एक कैच गिराया फखर का, जिसके बाद फखर ने छक्के लगाए। एग्जैक्टली, इजी कैच था वो। सही। तो हम सब जिन प्लेयर्स पर हम रिलाई कर रहे थे, यानी बाबर आजम, रिजवान, फखर पर अब तक रिलाई इसलिए नहीं कर रहे थे, फखर ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी, लेकिन उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। वही इस बैटिंग लाइनअप में अब तक वीक लिंक थे। जब बाबर ने और फखर अपने टॉप 3 ने हमारे परफॉर्म कर दिया
तो फिर मिडिल ऑर्डर पर तो ऐसी कोई खास जिम्मेदारी थी नहीं। एक बार फिर बात नहीं आ रही कि रन्स तो हमारे पूरे थे, लेकिन ये जो फील्डिंग लैप्सेस थे और हमारी कुछ बॉलिंग चेंजेस जो शायद कप्तान ने अपने ऑप्शंस को नहीं सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो वो फिर हमारी इस शिकस्त की वजह बने। मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहूँगा, क्योंकि मेरे अपने नज़दीक इमाद का चौथा ओवर ना करना वो एक मैं डायसी समझता हूँ, क्योंकि इमाद ऐसे बॉलर हैं जिनके ऊपर आप आसानी के साथ हिटे नहीं मार सकते। उसका आर्म बॉल बहुत डिसेप्टिव है, और ख़ास तौर पर राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अगर आपको अर्ली इनिंग्स लेके जाता हूँ स्टॉइनिस की मैं, तो स्टॉइनिस उसको इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे। यानी वो कोशिश करते थे उसको ऑफ स्टंप पे ऑफ साइड पे मारने की, गेंद उनके इनर एज पे लग के ऑन साइड पे चली जाती थी। तो प्रॉब्ली वहाँ अगर मैं फील करता हूँ जो ऐसी सिचुएशन आ रही थी, इमाद वसीम का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हसन अली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कह रहे हैं कि उसने रन्स दे दिए और ये इसकी वजह से हम मैच हार गए, लेकिन आपका वही हसन अली मैच विनर भी है। जो हसन अली और हारिस रऊफ की ख़ास बात है, उनकी वो स्लोअर जो पेस ऑफ करते हैं, स्लो डिलीवरी है जो कि ग्रिप करता है पिच के ऊपर। और उसके बाद आप देखें आज काफ़ी जगह पे वो उन्होंने उनको तंग भी किया, गेंद रुक के आया, सही तरह हिट नहीं लग सकी। शुरू में आके जो वेट थे वो भी बहुत ज़्यादा इतने पूरे एतमाद नहीं थे। लेकिन आई थिंक जब आपकी बैट चलने लग जाए, आपका थोड़ा सा वक्त वहाँ गुजर जाए, तो जब बॉल आपको नजर आने लग जाए और ऐसी पिच हो, तो आई थिंक जितना बड़ा टारगेट हो आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो बारी साहब ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियंस तो वैसे भी पेस को पसंद करते हैं कि बैट पर बॉल आए, बाउंस अच्छा हो, पेसी बॉल्स हो। इमाद वसीम का वो एक ओवर, और इमाद वसीम ने आज दूसरा बेस्ट इकोनॉमी रेट था पाकिस्तान के सारे बॉलर्स में। पेस बॉलर्स तो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और उनको आदत होती है अपनी ऑस्ट्रेलिया की विकेट में बाउंस है और पेस होती है और बल्ले पर आती है गेंद। आपने देखा शादाब ने 4 विकेट ली। स्लो बॉलर्स को अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो स्लो बॉलर्स का रोल है T20 में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिडिल ओवर्स में। उसका पूरा फुल एडवांटेज लेना चाहिए, और अगर एडवांटेज नहीं लेते तो फिर फास्ट बॉलर्स को लगाना पड़ता है और फास्ट बॉलर्स पर रन ज्यादा होते हैं। लेकिन आप इनिंग्स वेट की देखें, वेट से तो 17 बॉलों पर रन किए, 17 बॉलों पर मैच विनिंग इनिंग्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का बहुत मुश्किल था मैच जीतना। और तो अब भाई साहब जैसे हम इमाद की बात कर रहे हैं, इसी तरह मोहम्मद हफीज तो बड़े स्पेशलिस्ट हैं लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, और वेड भी सारे लेफ्ट हैंडर ही हैं। जिस वक्त वेड आए थे, अगर उस वक्त एक ओवर हफीज को देकर थोड़ा चांस लिया जाता तो एक चांस था कि शायद वेड उस वक्त आउट भी हो सकते थे। और पाकिस्तान के पास हफीज था, शोएब मलिक था, ये स्लो बॉलर। इस विकेट पर स्लो बॉलर्स को अगर आप मारना चाहें तो आपको बनाकर मारना पड़ता है, मतलब मुश्किल होता है। फास्ट बॉलर्स पर मारना आसान होता है। तो हफीज और हफीज काफी इंटेलिजेंट बॉलर है। हफीज और शोएब मलिक भी गेंद कर सकते। पाकिस्तान की बॉलिंग में वैरायटी इतनी है कि किसी टीम में इतनी वैरायटी नहीं है। अब उसको इस्तेमाल करना राइट मोमेंट पर, ये तो फिर जो अंदर होते हैं उनका काम होता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला है और स्टोइनिस। बिल्कुल, वो जाहिर जब सेट हो गए, बॉल बैट पर आने लगा, बॉलर्स के पेस की समझ आ गई, तो उसके बाद तो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। सेकंड इनिंग्स में यही समझा जाता है कि थोड़ी सी अगर आज ड्यूटी पड़ी, अगर ड्यू पड़ती है तो बॉल बल्ले पर जरा बेहतर आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे टूर्नामेंट में टॉस जीतकर कप्तान ने पहले बॉलिंग की ड्राई बॉल्स पर और बैटिंग की सेकंड ड्यू पड़ी, तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आसान हो जाती है और बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। सही। ज्यादातर तो ज़ाहिर बॉलिंग ऑप्शंस को इस्तेमाल करने से ज़रा थोड़ा कतराए बाबर आजम और कन्वेंशनली क्रिकेट खेली। तो हारून साहब, कल हमने देखा था ग्लेन फिलिप्स जो विकेट कीपर हैं न्यूजीलैंड के, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, लेकिन कल केन विलियमसन ने, क्योंकि वो विकेट स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, तो उन्होंने उनसे एक ओवर करवाया। हम ये क्यों अपनी मिथ्स को नहीं तोड़ते कि शोएब मलिक अगर 4-5 साल से बॉलिंग नहीं कर रहे तो हमें शोएब मलिक को ट्राई नहीं करना। हफीज़ ने एक ओवर में अगर 13 रन दे दिए तो उसके बाद लेफ्ट हैंडर्स आ भी रहे तो हमने हफीज़ को दोबारा नहीं इस्तेमाल किया और फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इस तरह के एग्रेसिव डिसीजंस क्यों नहीं लेते हमारे कैप्टन? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। आई थिंक किसी भी कैप्टन के लिए इतना ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है जब उसके पास बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा हों। आप जैसे कि अभी वसीम भाई ने बताया कि 7 हमारे पास बॉलर्स थे, जिसमें 2 आपके पास ऑफ स्पिनर थे, आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक राइट आर्म लेग स्पिनर। अब जैसे आपने ये बात की कि मैं हमेशा से ये रहा है कि हफीज़ जो हैं वो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन को बहुत मुश्किलात में डालते हैं।
और आपने देखा कि शुरू में वार्नर ने ठीक है उनको एक रिवर्स स्वीप मार दिया, और ये बिल्कुल सही कहा है वसीम बारी साहब ने कि जब बॉल तेज़ करेंगे तो आप उतनी तेज़ी के साथ जो है वो टाइम होता है। तो स्पिनर को आपको बना के मारना पड़ता है, क्योंकि अगर स्पिनर अपनी फ्लाइट को, अपनी पेस को वेरी करता रहता है तो बैट्समैन को हर दूसरी बॉल के ऊपर आके अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है स्पिनर को खेलने के लिए। अगर मैं आपको पाकिस्तान की इनिंग में भी ले जाऊं तो आप देखें कि जब जैम्पा बॉलिंग कर रहे थे तो कितना आसान नहीं था हिटें मारना उन्हें, और जैसे ही फास्ट बॉलर्स आए, हालांकि स्टार्क से ज़्यादा तेज़ बॉलर कौन है, और जो डेथ होल्ड में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, जिस तरीके से फ़खर जमान ने उसको आज हिटें मारी हैं, बहुत बड़े छक्के मारे। और इसी तरीके से आप देखें कि जो हेजलवुड उनका सबसे कामयाब बॉलर था उसको भी बहुत ज़्यादा हिटें पड़ी, और उसके बाद जो उनका नॉन रेगुलर बॉलर मैक्सवेल ने जितने भी ओवर किए वो मुश्किल में डाला उन्होंने हमारे बैट्समैन को। सो मेरे अपने नज़दीक यहाँ कप्तानी में हम ये कह सकते हैं कि अगर स्पिनर्स का इस्तेमाल होता, क्योंकि अभी भी देखें 7 बॉलें बाकी थीं, अब ये कह देना कि अगर वो हफीज़ कर लेते या इमाद कर लेते तो चलो वो 1 ओवर करते, 6 बॉलें निकल जाती, फिर भी आप 1 बॉल पहले मैच हार जाते। सही। चले, खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन ने पीसीबी के ओबीए में ज्वाइन कर चुके, शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अब ये ज़ाहिर उम्मीद तो ये थी हमें कि आज जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो इतवार के दिन की थोड़ी प्लानिंग पर बात हो रही होगी, पाकिस्तानी टीमें जीत चुकी होगी। अनफॉर्चुनेटली ये तो नहीं हो सका। अब इसमें कहाँ कोई कमी कोताही आप बाबर आजम की देखते हैं? बतौर टीम ज़ाहिर परफॉर्म तो किया हर इंडिविजुअल ने, सिवाय एक हसन अली का अगर आप वो वीक लिंक देख लें तो कुछ डिसीजंस बाबर आजम कैसे थे, बॉलिंग चेंजेस में उनसे कहीं वो लैग कर गए, क्या वजूहत आप समझते हैं आज की शिकस्त की? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम एक तो पाकिस्तानी कौम और बल्कि सारे इस ख़त्ते के लोग कुछ जज्बाती ज़्यादा हैं, तो हम अपनी तवक्कुआत एकदम आसमान पे ले जाते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, कोई शक नहीं उसमें। पहले जो मैच खेले 5 के 5 जीते, बड़े अच्छा खेले, और इस सेमीफाइनल में भी मैं समझता हूँ कि बड़ा यानी बराबर का मुकाबला रहा। ठीक है, हम हार गए, एक टीम ने तो हारना ही था। जहाँ तक आप यानी वजह दरियाफ्त करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमने आपने अगर गौर किया होगा तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ये नहीं कि कोई बड़े तबाकुन किस्म के बॉलर थे या उसमें कोई बड़ी ख़ास वो नुस्खा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आपने अगर गौर करें उनकी बॉलिंग पे तो 3 चीज़ें उन्होंने आखिरी ओवरों में मतवातर की हैं। पहली चीज़ ये की है, उनकी पेस वेरिएशन, बड़ी शानदार पेस वेरिएशन थी कि जो तेज़ स्पीड से गेंद फेंक रहा था, जब उसने देखा कि स्पीड पे जाऊंगा सीधा इसके बैट के नीचे बल्ले के मुंह में आएगा और वो मार देगा, उसने वेरिएशन की, ज़रा कम किया और बैट हवा में घूम गया और गेंद खाली चला गया या मिस फिट हुआ या कुछ हुआ। दूसरी उन्होंने देखें कि बड़ी उन्होंने शानदार तरीके से, बड़ा इंटेलिजेंटली अकल इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइन वेरिएशन बड़ी शानदार की है। अब देख रहे हैं मसलन फ़खर जमान गेंद सीधा आता है और उठा के छिक्का मार देता है, उन्होंने अब 1 फुट बाहर फेंकना शुरू कर दिया, कोई इधर कर दिया, लाइन वेरिएशन की है ताकि बैट्समैन गेस करता ही रहे कि अब इस दफ़ा वो क्या करेगा। फिर इसी तरह वो यानी मुख्तलिफ़ तरीके से लेंथ की भी वेरिएशन करते रहे हैं कि करके ये करने की वजह से मैं समझता हूँ हमारी पाकिस्तानी जो बैटिंग थी बड़ी आसानी से 200 तक भी पहुंच सकती थी अगर ये चीज़ें ना हो रही होती, और आखिरी ओवरों में उस तरह हिटिंग नहीं हुई, स्वाए वो फ़खर जमान की आप देख लें, बाकी उन्होंने उसको रोक के रखा है। काफ़ी कई ऐसे ओवर भी थे जिसमें 6-6, 7-7 रन पे ही वो ओवर ख़त्म करते रहे, तो वहाँ पे 10-15 ओवर से रन से हम मार खा गए उनकी इस बॉलिंग की वजह से। और जब हमारी अपनी बारी आई, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी ओवरऑल अच्छी बॉलिंग हुई। कमज़ोर ओवर भी हुए जिसमें अमाद वसीम का एक ओवर था, बड़ा ही कमज़ोर ओवर था, पता नहीं इतनी जल्दी उसको लाने की क्या वजह थी। बहरहाल कप्तान के ज़हन में कोई प्लान होगा, लेकिन हमने वो चीज़ें नहीं की। अब आखिरी 19वां जो ओवर आप उस पर जाएँ, शाहीन अफरीदी का जो ओवर था, हमारा बेहतरीन बॉलर है और बड़ा अच्छा बॉलर है, कोई शक व शुबा नहीं। पहला जो उसका ओवर था तबाहकुन था, मैं तो जितना भी गौर से देखा है मेरे ख्याल में दूसरा भी आउट होना चाहिए था, सिवाय इसके उसकी गेंद कहाँ पिच हुआ ये मैं नहीं देख सका, लेकिन मेरे ख्याल में सीधा सीधा लेग स्टंप पे गेंद था। तो चले वो सारी चीज़ें होती हैं, एम्पायरिंग भी हो जाती है, लेकिन 19वां ओवर आप देखें कि हमारा बेहतरीन बॉलर है, तो मेरा हाल है 20, 22, 23 पता नहीं कितने रन उसमें उसको खाए हैं, और एक ही चीज़ उसके साथ होती रही है जी, 22 रन होती, एक ही चीज़ हुई है, इम्प्रोवाइजेशन वो कर रहे हैं, ये ठीक है, पावर हिटर्स थे उनके,
जैसे हमारा आसिफ अली वगैरह है, तो वो आके गेंद को सामने से यानी उसको टिप करने से पहले उठाते थे, अपने बैट से उठा के पीछे बाउंड्री लाइन की तरफ भेज देते थे। अब ये कोई एकदम नहीं हो जाता, अब ये दिमाग का खेल है। वो तैयार थे कि इसको अब मारना है, हमने तो इस तरह मारना है, और उसके लिए फटाफट घूमते थे। अब शाहीन अफरीदी जब फेंक रहा है तो वो एक स्प्लिट सेकंड होता है जिसमें बॉलर को ये फैसला करना है कि उसने कुछ लाइन अपनी बदलनी है, कुछ लेंथ में वेरिएशन करनी है, कुछ स्पीड में फ़र्क डालना है। लेकिन शाहीन अफरीदी ने वो कोई चीज़ नहीं की और उसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उठा के वो तीनों ज़ाहिर लेंथ बॉलें थी, लेकिन खालिद साहब ये जो आप पेस वेरिएशन की बात कर रहे हैं, लेंथ बॉलें थी, उठा के मार दी। पाकिस्तानी बैट्समैन वो पिक नहीं कर सके उनकी पेस वेरिएशन को। स्टार्क जो कर रहे थे, कमिंस जो कर रहे थे, लेकिन यहाँ हसन अली ने भी स्लो बॉल की, छक्का खाया, देखिए ना, थोड़ा बहुत पेस वेरी, हारिस रऊफ ने भी किया, लेकिन उनको ही बाउंड्रीज पड़ी। तो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने पिक बड़ा जबरदस्त किया। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो फिर दिमाग की बात हो गई ना। हमारे बॉलर्स का जो हुनर था वो तो अपनी जगह मौजूद था, उन्होंने उसको काउंटर करके, ज़ाहिर है उन्होंने पहले भी स्टडी किया होगा, सारा कुछ देखा होगा, उसको बड़े अच्छे तरीके से काउंटर किया और इस तरह वो जो 15-20 रन से हमें महरूम रखा और अपनी वो 10-15 रन आखिर में बड़ी आसानी से बना के चले जाए। तो मेरे ख्याल में उनका प्रोफेशनलिज्म और उनका तजर्बा जो था वो हमारी टीम पे हावी हुआ। सही। और खालिद साहब एग्रेशन का कितना फ़र्क था, क्योंकि अभी ये जो पावर प्ले और शुरू के 10 ओवर्स की बात बारी साहब कर रहे थे कि ज़ाहिर पाकिस्तानी टीम उसमें बड़ा स्लो खेलती है, उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाती जब 2 फील्डर बाहर होते हैं। आज भी हमने देखा 10 ओवर्स में पाकिस्तान के 71 रन से कोई आउट नहीं था। पहली विकेट बाबर आजम की उस वक्त गिरी, और ऑस्ट्रेलिया के जब वार्नर आउट हुए उस वक्त भी 10 ओवर्स का खेल हो चुका था और 89 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे। विकेटें गिर रही थी लेकिन वो एग्रेशन के साथ रन्स बना रहे थे। 18 रन का फर्क था। तो ये भी बुनियादी फर्क था शुरू के 10 ओवर्स की स्ट्रेटेजी। जी मेरा ख्याल में वो यानी किसी स्टेज पे भी उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया कि 176 का हदफ जो है कोई बड़ा हदफ है। उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया, उन्होंने अपना एक प्लान बनाया और उन्होंने किसी वक्त भी इब्तदाई ओवरों में मेरा ख्याल नहीं है कि उन्होंने 8-9 से औसत कम कभी भी अपनी होने दिया। उसको चलते गए हैं। ज़ाहिर है उनको पता था 20 ओवर है, विकटें गिर रही हैं, 1 गिरी, 2 गिरी, 3 गिरी, 4 गिरी, 10 विकटें गिरने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो उन्होंने अपनी उस चीज़ को रखा कि हमने स्कोर कम नहीं होने देता, रोज बढ़ाते चले गए। जबकि हम ठीक है, चलिए खालिद साहब पहुंच के आपको थोड़ा सा जरा एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये नॉकआउट्स में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हो जाता है, क्यों पाकिस्तानी चारों नॉकआउट्स और आज 5वां नॉकआउट भी हार गया, और फिर जो सेमीफाइनल्स की पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कितनी बार पाकिस्तान अब तक आईसीसी के इवेंट्स के सेमीफाइनल्स पहुंचा, एक छोटी सी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। मेहमान भी हमारे साथ तमाम मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम यानी पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया, और अब इसके बाद पाकिस्तान T20 फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। और पाकिस्तान के माजी के रिकॉर्ड पर ज़रा कुछ हम नज़र डालते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आईसीसी के अंडर में होने वाले अब तक इवेंट्स में 5 बार टूर्नामेंट्स का फाइनल खेला है, जिसमें उसे 3 में कामयाबी मिली और 2 में उसे नाकामी का भी सामना करना पड़ा। ये सिलसिले का आगाज़ हुआ था 1979 के दूसरे वर्ल्ड कप से, और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कितने सेमीफाइनल पाकिस्तान ने खेले और किस किस के खिलाफ खेले, इस पूरी सिचुएशन पर ज़रा एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने 1979 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। 293 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 250 रन पर टीम आउट हो गई थी। 43 रन से ये मैच पाकिस्तानी टीम हार गई थी, और मुझे याद हारून रशीद साहब ने भी उस मैच में 15 रन बनाए थे, साथ ही मौजूद हैं वो भी। 1983 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना दूसरा सेमीफाइनल भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, और ये मैच भी वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेटों से जीता। पाकिस्तान का सफ़र तमाम हुआ। 1987 के वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, मगर इस बार भी ऑस्ट्रेलियन टीम सामने थी। 18 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, और फिर 92 का वर्ल्ड कप आया। पाकिस्तान का सामना कीवीज से हुआ। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल सनसनीखेज अंदाज में 4 विकेटों से जीता और पहली बार वर्ल्ड कप का एजाज़ भी हासिल किया। फिर 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का एक बार फिर मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ, उन्हें शिकस्त दी, फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो अब ये T20 ने इस दौरान ही जोर पकड़ा, और T20 का पहला वर्ल्ड कप 2007 में हुआ, जहां पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हराया, और T20 के दूसरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा और फिर साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया, और 2009 में ही पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, और उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को
234 रन 5 विकेटों से शिकस्त दी। 234 रन का यह हदफ था जो बड़ी आसानी के साथ उन्होंने हासिल किया। 2010 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 191 रन बनाए और आखिरी ओवर में सईद अजमल को माइकल हसी ने 3 छक्के लगाए और पाकिस्तान वो मैच हार गया। और आज उसी का बदला लेना था जो बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं ले सका। फिर 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के 12 साल के लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, जहां उसे भारत के हाथों 29 रन से शिकस्त हुई। और 2012 के T20 वर्ल्ड कप में फिर पाकिस्तान चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तान को 16 रन से हराकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आई और उसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 212 रन का टारगेट पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। न सिर्फ ये सेमीफाइनल जीता बल्कि फाइनल जीतकर पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मैचेस में शिकस्तों का सिलसिला आज भी नहीं रुका और ये 5वां नॉकआउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसकी भी थोड़ी छोटी सी हिस्ट्री आपको बता दें। 1987 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा सेमीफाइनल में। 99 के वर्ल्ड कप में फाइनल पाकिस्तान हारा। फिर 2010 में वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल हुआ। फिर 2015 में वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हुआ, वो भी नॉकआउट मैच था, तो वो चौथा। और आज पाकिस्तान दुबई में शिकस्त का बार पाकिस्तान को उठाना पड़ा। तो हारून साहब, ये नॉकआउट मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम हारती ज़्यादा है, जीतती कम है। इस बड़े मैच का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते या मोमेंटम टूट जाता है, कप्तान अंडर प्रेशर आ जाते हैं। क्या इसकी बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है? हाँ दी, ऑब्वियसली प्रेशर तो देखिए हर मैच का होता है और बड़े मैच का ये होता है कि आप जब ग्रुप स्टेजेस पे खेल रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो भी गलतियाँ होंगी किसी एक मैच में, आप दूसरे पे उसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन नॉकआउट स्टेजेस पे आने के बाद डू एंड डाई सिचुएशन होती है। जो भी टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। एक चीज़ तो आप ये देखें ना कि पाकिस्तान इतनी मरतबा सेमीफाइनल में आने का मतलब ये है कि दुनिया की 4 बड़ी टीमों में तो पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, हम सेमीफाइनल में हार गए, हम कई दफ़ा फाइनल भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो दूसरी टीमें भी, चाहे वो न्यूजीलैंड को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, ये तमाम टीमें सेमीफाइनल में आने के बाद ये भी मुतअद्दिद बार हारी हैं। सो ऑब्वियसली ये नंबर गेम है। लेकिन आपकी ये बात सही है कि क्योंकि सेमीफाइनल स्टेजेस पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र होती है कि हमने इस मैच को जीतना है। अगर मैच नहीं जीतेंगे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। पूल मैचेस में आपके पास चांस होता है कि आपके पास 2 मैच बाकी हैं, 3 मैच बाकी हैं, एक मैच आपको बुरा पड़ जाए तो आप उसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं। बट ओवरऑल मैं फील करता हूँ अगर हम ये इन सेमीफाइनल्स के इस जो नंबर गेम आपने बताया उसको हटा के अगर हम इस सेमीफाइनल पे आएँ तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अगर जो देखूँ तो अगर आप जो पिचेस दोनों सेमीफाइनल में बनी है, चाहे इंग्लैंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, ये तमाम उन पूल मैचेस की पिचेस से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। उसका रीज़न को मैं इसलिए बताऊंगा कि जब आप स्लो डिलीवरी की बात करते हैं, फास्ट बॉलर जब पेस ऑफ करता है, पिछले तमाम मैचेस में बॉल पिच पे पड़ने के बाद फंसती थी और स्पिन हो जाती थी और ऑकवर्ड बाउंस भी होता था। आज के मैच में गो के स्लो डिलीवरीज हुई हैं, लेकिन आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग नहीं किया बैट्समैन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिवाय मैं एक कमिंस का एक ओवर जो 19वें ओवर में उन्होंने किया जिसमें इतना अच्छा नहीं खेल सके फ़खर जमान। और उसका रीज़न भी ये था कि फ़खर जमान सबको पता है कि वो ऑन साइड के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, सीधी शॉट और ऑन साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं। कमिंस ने जो स्लो डिलीवरीज की वो ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की। ये वजह थी कि फ़खर जमान जो हैं उन डिलीवरीज को इतने अच्छे तरीके से नहीं खेल सके, क्योंकि उनका एम सारा ऑन साइड पे ही होता है मारने का। सो ये एक आई थिंक जैसे जिक्र कर रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने बॉल किया, वेरेस दूसरी तरफ स्टार्क भी वही चीज़ कर रहे थे लेकिन स्टार्क को मार पड़ रही थी। तो कमिंस ने प्रॉब्ली और जो जैम्पा ने आगे बॉलिंग की है उसमें काफ़ी हद तक जो है जो ये 15 से 20 रन जो नहीं बना सके उसका रीज़न जो चेंज था पिच में, ये किसका इख्तियार होता है? ये आईसीसी के अंडर चूंकि टूर्नामेंट हो रहा है तो ये क्या आईसीसी का इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी के पिचेस तैयार करे, या फिर चूंकि होस्ट कंट्री इंडिया था तो क्यूरेटर्स भी हमने देखा कुछ इंडियन से 2 रोज़ पहले क्यूरेटर का उनकी डेथ भी हुई, तो होस्ट कंट्री के इख्तियार में ये होता है कि किस तरह की पिचेस तैयार करनी है पूरे टूर्नामेंट के लिए? नहीं देखें, इसमें एक चीज़ आपको ज़रा बता दूं कि जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है ना तो पहले से ही पिचेस जो है ना ए मार्क हो जाती हैं। अच्छा। यानी 4 से 5 पिचेस स्क्वायर के ऊपर ये तय पाया जाता है कि इस पिच पे कितने मैचेस होंगे, इस पिच पे कितने मैचेस होंगे और इस पिच पे कितने मैचेस होंगे। और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए कोशिश ये की जाती है कि जिन पे बहुत ज़्यादा मैचेस ना हो, ताकि जब सेमीफाइनल स्टेजेस पे जब ये टूर्नामेंट पहुँचे तो वहाँ की पिच बड़ी फ्रेश और मुनासिब हो, जो कि आपको दोनों मैचेस में आपको नज़र आई।
जिसमें स्ट्रोक मेकिंग बड़ी इजी थी, इवन टॉस जीतने का भी एलिमेंट ख़त्म हो रहा था। आप देखें अगर पाकिस्तान और थोड़ा सा अच्छी बैटिंग करता, 15 से 20 रन और ऐड कर लेता, और कल भी अगर आप देखें कि इंग्लैंड ने जितने भी रन्स किए उसके बाद ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगी, जैसे आज लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। सो ओवरऑल देखें तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों सेमीफाइनल का हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है इस मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सका, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। और वही जैसे मैं कहूँगा कि एंड में कॉन्फिडेंट टीम नजर आई ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने असाब पे काबू रखा, और लास्ट मोमेंट पे जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, जो इम्प्रोवाइजेशन थी उसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की और पाकिस्तान मैच बिल्कुल आखिरी 4-5 ओवर्स में कल भी मैच चेंज हुआ, आज भी मैच चेंज हुआ। तो खालिद महमूद साहब, ये पिचेस की कंडीशन, ये ग्राउंड कंडीशन, ये जो ड्यू फैक्टर एक पूरे टूर्नामेंट में चलता आ रहा था, इसको देखते हुए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। जो टीम टॉस जीतती थी वो फौरन दूसरी टीम को बैटिंग कराती थी, और पाकिस्तान ने भी इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ इसका पूरा फ़ायदा उठाया। इतने बड़े टूर्नामेंट्स में आपको लगता है कि इन चीज़ों पर मजीद होमवर्क करने की ज़रूरत है और तैयारी की ज़रूरत है कि दोनों टीमों को बराबर के मौके मिलें? क्योंकि पूल मैचेस में हमने देखा जैसी टीम टॉस जीतती थी दूसरी टीम को बैटिंग के लिए बुलाती थी और पावर प्ले में 2-3 विकेटें आउट हो जाती थी, वहीं से पूरा स्कोर गिर जाता था टीम का। जी, मैं इस सिलसिले में मेरी सोच ये है कि ये टूर्नामेंट जो T20 हुआ है और जो हमने देखा है, वो तमाम का तमाम जो ICC की नालायकी का शाहकार है पूरे का पूरा। किस तरह से? इस तरह से कि ये इंडिया को दिया गया था ये टूर्नामेंट, और आपको पता है कि कोविड की वजह से वो लैतो लाल का शिकार थे कि टूर्नामेंट तय नहीं हो सकता। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि ये इंडिया में टूर्नामेंट होना है या नहीं होना, और उसको शिफ्ट करने का भी बहुत जल्द फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन ये ICC की कमज़ोरी थी कि वो ये चीज़ नहीं करवा सके, और बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके, अब मुझे महीना याद नहीं कब ये फैसला हुआ, तो ये तय पाया कि अब इंडिया में तो नहीं हो सकता, तो अब अमारात में ये होगा। हारून ठीक बातें कर रहे थे कि पिचेस ईयर मार्क हो जाती हैं, सब कुछ वो तो होता है जब नॉर्मल से हालात होते हैं, सब कुछ होता है, तैयारी भी होती है, क्यूरेटर्स भी आते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। मैं समझता हूँ कि इब्तदाई मैचेस जो हुए हैं वो बड़ी ओवर यूज किस्म की विकेट थी जिनमें हुए, और जिसकी वजह से कभी गेंद फंस जाता था, कभी स्लो आता था। वो बड़ी आइडियल विकेट्स नहीं थी वो इस किस्म के मैचेस के लिए। आइडियल विकेट तो आज जो जैसे हारून भी कह रहे थे कि सेमीफाइनल में वो विकेटें अच्छी तैयार मिली हैं, तो इस वजह से टीमों को अपने सही जौहर दिखाने का मौका ही नहीं मिल सका। और ये सब इस वजह से हुआ था क्योंकि ताख़ीर से ये फैसला हुआ। ICC ये करवा ही नहीं सकी कि वक्त पे फैसला करके वक्त पे इसको शिफ्ट किया जाए, और उसके लिए जिस किस्म की बैनुल-अक़वामी एक टूर्नामेंट के लिए तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह की विकेटें तैयार होनी चाहिए, मेरे ख्याल में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से आप देखें कि हर चीज़ ही मुतासर हुई थी। बाकी ये ड्यू फैक्टर की बात हो रही है, आखिर इन सबको पता नहीं था कि वहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है, क्यों नहीं इस तरह का इंतज़ाम किया गया है या इस तरह के दिन रखे गए कि या तो मैच के औकात पहले कर दिए जाते ताकि वो ड्यू फैक्टर उस पर ना आता, लेकिन वो 7 बजे ही मैच शुरू होना है और एक टीम को ये मुसीबत पड़ी रहती थी। तो आपने इन मैचेस का शेड्यूल भी देखे, मैं तो खुद बड़ा हैरान हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। मसलन हिंदुस्तान जो कि मेज़बान मुल्क था, उन्होंने अपने लिए क्या क्या मनसूबाबंदी की हुई थी। पहले तो आप देखें दोनों पूल दिए हैं, एक पूल में तो वो कोई मेरा ख्याल है 6 के 6 टेस्ट खेलने वाली टीमें थी, दूसरे पूल में 3 टेस्ट खेलने वाली जो हमारे वाला था पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड, और 3 वो टीमें थी जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जाहिर है वो अच्छी खेल के आई। खालिद साहब उसमें तो दो टीमें जो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई थी वो उस वजह से यहाँ पर आ गई थी, अपनी रैंकिंग्स की वजह से। वहाँ श्रीलंका और बांग्लादेश चली गई और यहाँ पर नमीबिया और स्कॉटलैंड की टीम आ गई। वो तो अपने क्वालिफाइंग राउंड की उनकी जो रैंकिंग थी उस एतबार से उन्होंने क्वालिफाई किया। मतवाजन नहीं थे ना। हिंदुस्तान ने अपने लिए कोई बड़ा शानदार बंदोबस्त किया हुआ था कि उनको बस एक टीम को किसी को हरा दें और बड़ी आसानी से आगे चले जाएं। और फिर देखिए उन्होंने मैच क्या रखे हुए थे। पहला मैच पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को, उसके बाद 5 दिन या 6 दिन उन्होंने 7 दिन पूरा, एक इतवार के बाद दूसरे इतवार को उनका 31 को मैच था न्यूजीलैंड से, एक पूरे एक हफ्ते का इतवार को। और पाकिस्तान को
जी, पाकिस्तान को दोनों सख्त मैच जो थे 2 दिन के पहले 2 दिन में 24 को एक मैच था, 26 को एक मैच था। आप कभी तजरिया करें ना सारे आईसीसी के इस टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग का, उसकी जिस अंदाज में ये शिफ्टिंग हुई है, जिस तरह की विकेटें तैयार हुई हैं, ये मेरे ख्याल में इसमें तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सही तरह सारे मामलात पे गुफ्तगू कर सके आईसीसी से, तो बहुत एक बड़ा एक इशू बनना चाहिए। सही, अब देखते हैं कि ज़ाहिर रमीज राजा साहब जब से आए बड़े एग्रेसिव बयानात उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं, और अब वो क्या इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम से मुतालिक तो उन्होंने कहा था कि उनको आईसीसी में देखेंगे। इकबाल जमील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो इकबाल साहब आपको भी इसमें नहीं, इसी में एक आखिरी बात कर लें, बिल्कुल कर लें, ये आखिरी बात कर दूं कि कहा था आईसीसी में हम उनसे बात करेंगे, तो आईसीसी का तो इजलास भी नहीं बुलाया जा सका। वो स्पेशल मीटिंग की प्रोविजन है कि आप मीटिंग कॉल कर सकते हैं, अब तो वो इशू ही डेड हो गया है। अब रूटीन में आईसीसी की मीटिंग होगी इस टूर्नामेंट के बाद, तो उसमें कौन सुनेगा ये बातें। सही, अब वो यही मैंने कहना हो सकता, वो ये सोच रहे हैं कि शायद ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया तो बस वही उसका बदला हो गया कि न्यूजीलैंड टूर छोड़ के वापस चली गई थी। तो इकबाल साहब आप भी ये इस तरह का ये कुछ देख रहे हैं, ये फैक्टर के इंडिया को बड़ा रिलीफ दिया गया पूरे टूर्नामेंट में, फिर चूंकि क्रिकेटर्स भी उन्हीं के थे, तो ये सेमीफाइनल के लिए शायद बैटिंग विकेट ऑस्ट्रेलिया को फेवर देने के लिए बना दी गई हो, कहीं कोई ऐसा इम्कान है? वैसे देखिए, ये जो विकेट्स बनती है ये आईसीसी बनाती है। इंडिया ने बहरहाल जैसे हमारे भाई अभी कह रहे थे कि तमाम तर कोशिश की, बिल्कुल एब्सोल्युटली शेड्यूलिंग वाज वेरी बैड। पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड को भी शिकायत पैदा हुई, न्यूजीलैंड के बैक टू बैक 3 मैचेस रख दिए उन्होंने। इंडिया 1 हफ्ते तक आराम करता रहा, फिर उन्होंने पाकिस्तान को अपने आप को समझ रहे थे कि वो शायद फेवरेट है। उनका तो पूरा ये प्लान था कि पाकिस्तान को दूसरे मैच के बाद आउट कर देंगे। एक तो वो समझ रहे थे कि वो जीत जाएंगे, उसके बाद वो समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर देगा। लेकिन ये चीज ये क्रिकेट को डैमेज करती है, ये क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। कब तक इंडिया रूल करेगा? देखिए, इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए, उनको चाहिए था सेटिंग एन एग्जाम्पल करते। यू वर द होस्ट, you should have come up with a clean sheet। ये इस टाइप की बातें जो अभी हम बैठ के कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन आपने बातें ऐसी की हैं, आप अपनी पसंद के वेन्यू पे खेलते रहे, अपने पसंद की शेड्यूलिंग करते रहे, अपने आप को आपने पसंदीदा ग्रुप में डाला, तो देख लीजिए। लेकिन वो है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आपको नतीजा मिल गया ना, यू आर आउट ऑफ द, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अपने आप को अगर ये समझेंगे, ये साजिशें करेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन और जिस तरह आउट हुए इकबाल साहब, वो भी सबने देखा जा रहा है। पाकिस्तान तो फिर सेमीफाइनल खेल के बड़ा अच्छा खेल के आ रहा, मुकाबला करके आ रहा। चलें वापस जरा आज के मैच पर आते हैं। इकबाल साहब, आज हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि जो बैंक स्ट्रेंथ थी उसको नहीं यूज किया गया। इमरान जूनियर को किसी मौके पर हसन अली को बिठाकर चेक किया जा सकता था, हैदर अली को भी टेस्ट किया जा सकता था। आज वो कमी आपको महसूस हुई कि कहीं अगर हमने पीछे अपनी बेंच को यूज़ किया होता तो शायद आज कोई चेंज ऐसा होता तो ये नतीजा ना होता, कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता था? देखिए, ये चेंज आपको स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ करना चाहिए था। इस क्रूशियल मैच में चेंज करने की जरूरत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का स्मिथ इतना अच्छा बैट्समैन है टेस्ट में, ओडीआई में, वो मुसलसल कंप्लीटली फेल हो रहा है, लेकिन उसको उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए विक्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार शेन वॉर्न ने ट्वीट भी किया था, शेन वॉर्न ने कहा था कि आप स्टीवन स्मिथ को बिठा के एस्टन एगर को आप खिलाएं तो आपकी टीम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, शेन वॉर्न अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं है ना, और फिर ये बेहतर एरन फिंच जानते हैं। एरन फिंच ने कहा कि आई एम सैटिस्फाइड विद द थिंग। उन्होंने क्या किया, मैच जीता कैसे? जितने भी मैचेस जीते, ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ी फॉर्म के साथ नहीं आई थी। ऑस्ट्रेलिया बेहतर रन रेट की वजह से जनूबी अफ्रीका से हारने के बावजूद टूर्नामेंट में आई। अब ये देखिए, पाकिस्तान ने पहले 5 मैचेस अनडिफीटेड खेले, वो सिर्फ 4 जीते। उन्होंने, मैं उनकी बात सुने, समझने की कोशिश करें। जो मैं कहा, आयरन फिंच ने ये कहा था, हमने अपनी बैटिंग को पैक कर दिया है, जो साबित हो गई है कि 7 नंबर तक मैथ्यू वेट तक बैटिंग करेगा, उसके बाद भी करेगा। उन्होंने कहा, एक बॉलर हमें चाहिए सिर्फ, 4 उनके पास कमिंग्स था, हेजलवुड था, और उन्होंने बॉलिंग चाहिए थे। एक बॉलर जो था जिससे 4 ओवर कराने थे, वो उसके लिए भी उनके पास 3 ऑप्शन थे। मिचेल मार्श था, स्टोइनिस आजकल बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो भी बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और ग्लेन मैक्सवेल तो रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। स्टोइनिस को इस्तेमाल किया, मैक्सवेल को इस्तेमाल किया, अब भी वो स्ट्रेटजी में कामयाब रहे। उसने क्या, हमें इन 4 ओवर का हम अपने 1-1 ओवर करा देंगे। आज कमाल उसने ये किया कि उसने अपने तमाम बॉलर्स को, रिजर्व बॉलर को भी पावर प्ले में इस्तेमाल कर दिया। भाई, पहला ओवर स्टार्ट, फिर मैक्सवेल दूसरे ओवर में कमिंग्स, फिर सबको इस्तेमाल कर लिया। उसने अपने पूरे कार्ड्स खोल दिए। और
स्ट्रेटेजी ये थी कि पावर प्ले में पाकिस्तान को उसे रोके रखा, 47 करने दिया। हालांकि जो दोनों बैट्समैन सेटल थे, थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क हो रहा था रिजवान और बाबर आजम में। रिजवान जाहिर सी बात है, बाबर आजम जो आउट में सिंपल सा एक डॉली कैच सामने दे दिया, वो समझ स्ट्राइक रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में थे। बहरहाल दैट्स ऑल सही। तो चले पावर प्ले में थोड़ा एग्रेशन और होता तो शायद थोड़े रन और बन जाते। लेकिन हारून रशीद साहब, ये जो हम बार बार बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये क्या कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस तरह के बड़े मैच में या कोई सरप्राइज फैक्टर के तौर पर कोई चेंज हम नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलियन टीम को हम सरप्राइज कर देते? इमरान जूनियर उनके लिए एक सरप्राइज पैकेज हो सकते थे कि एक नया बॉलर, एक नया ऑलराउंडर जो नीचे से आके कुछ रन भी कर सकता था। या फिर इसी तरह कन्वेंशनल क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए कि जो एक मोमेंटम बना हुआ आ रहा है, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक बार से मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से, हारून साहब से मैं पूछ रहा हूँ, तो हारून साहब नहीं होनी चाहिए चेंज इस तरह के बड़े मैच? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप बड़ा मैच खेलने जाते हैं तो आप अपने उन 11 को खिलाने की कोशिश करते हैं जो आपके पीछे एक्सपीरियंस्ड हों और जो ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि तो फिर नर्व्स का गेम आ जाता है ना। फिर आपके पास अगर किसी ऐसे नए प्लेयर को डाल दें और उसके बाद पहले ही अगर ओवर में किसी को हिटें लग जाए तो उसके बाद उसकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनकी वो वापस आ जाते हैं अगर एक आध ओवर बुरा भी करते हैं। आप आज हेजलवुड ने अगर बुरे ओवर्स किए लेकिन वापस कम बैक भी किया उसने, उसके इसी तरह अगर स्टार्क ने 1-2 ओवर बुरे किए तो वापस कम बैक करके उसने एक आध विकेट भी ले ली। तो अमूमन जब आप अपनी टॉप 11 बनाते हैं ना जब बड़े मैच के लिए, तो ये दूसरी अभी जो आप पिचेस की बात कर रहे थे ना, देखें पिचेस में ये है कि जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा जिसकी वजह से पिचेस की जो हालात इतने अच्छे नहीं थे पूल मैचेस में, आपने पूरे का पूरा IPL वहाँ खेला है और इन्हीं पिचेस को इस्तेमाल किया है, तो इसलिए वो ओवर यूज पिचेस बन गई। और अगर ओवर द ईयर्स देखेंगे, जब तक पाकिस्तान अपनी सीरीज़ बाहर के ममालिक में खेलता था तो UAE की जितनी भी पिचेस थी वो इस्तेमाल में रहती थी। जब पाकिस्तान की क्रिकेट वहाँ से ख़त्म हुई तो उनकी पिचेस का मयार वो नहीं रहा, इसलिए कि वहाँ पर मैचेस ज़्यादा नहीं होते थे। IPL भी इसलिए वहाँ पर हुआ कि वो जो कोविड का इशू था जिसकी वजह से इंडिया में नहीं हो सकता था, और उसी वजह से ये वर्ल्ड कप भी चेंज हुआ। और ये सही कह रहे हैं खालिद महमूद साहब कि बहुत लेट डिसीजन लिया। अगर आप ये पहले डिसीजन लेते, IPL में भी हमने देखा बड़े स्कोर्स नहीं हुए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 22, 25, 30 इसी तरह के स्कोर सामने आ रहे हैं। इसीलिए कि पिचेस इस्तेमाल नहीं होती ना, जब इस्तेमाल नहीं होती तो उसमें वो तेज़ी नहीं होती, उसमें फ्रेशनेस नहीं होती। उन्होंने आगे जितनी भी कोशिश की होगी, लेकिन जब एक बार टूर्नामेंट शुरू हो गया फिर तो आप पिचेस के कुछ नहीं कर सकते ना। तो जिस भी कंडीशन में पिचेस आपको मिलेंगी उसी के साथ आप उसकी तैयारी करेंगे। सो मेरे अपने नज़दीक अगर तो ये जैसे ड्यू के फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिए पाकिस्तान में भी जब हम यहाँ खेलते हैं अपनी PSL या हमारे जितनी भी होम सीरीज़ होती हैं, यहाँ भी तो ड्यू फैक्टर आता है ना। ऐसा नहीं है कि जब ये शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि यस, इस दफ़ा जो बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे नज़र आई, नॉर्मली आपके शुरू के मैचेस जो है ना वो थोड़ी सी हल्की टीमों के साथ होते हैं कि अच्छी टीमें उनसे खेल के और उसके बाद अगले जब टफ मैचेस आएँ तो आप उनको खेल लें। अगर ये इंडिया का प्लॉय था तो वो तो अपने गड़ा खुद ही उन्होंने खोद लिया कि शुरू में ही उन्होंने 2 टफ मैचेस अपने लिए भी रख लिए, पाकिस्तान को भी दे दिए और न्यूजीलैंड को भी दे दिए। आप देखें ना, पहले 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से खेला, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेला, न्यूजीलैंड इंडिया से खेला, न्यूजीलैंड पाकिस्तान से खेला, और इंडिया भी इसी तरह पाकिस्तान से खेला और न्यूजीलैंड से खेला। तो आपको अगर 2 अच्छी टीमों के खिलाफ आपके दोनों मैच बुरे हो जाएं फिर तो आपकी वापस आना इस टूर्नामेंट मुश्किल होता है। और इंडिया जो है इसी वजह से वो वापस नहीं आ सका क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हार गया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया था, फिर तो बहुत मुश्किल था। और ये वाला ग्रुप कदरे आसान था एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप जिसमें सारी बहुत अच्छी टीमें थी और जो क्वालिफाई भी करके आई थी। बांग्लादेश तो टेस्ट स्टेटस वाली टीम है, वो क्वालिफाई करके वहां से आई थी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड को हराया बांग्लादेश ने अपने होम सीरीज में हराया। इसी तरह श्रीलंका जो है वो भी एक टेस्ट स्टेटस वाली टीम थी, वो भी क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई। तो वो ग्रुप तो बहुत स्ट्रांग हो गया था। वहां से ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का आना बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अच्छी टीमों को हराया था, इसलिए उनकी टीमें जो तैयारी थी उनकी वो बहुत अच्छी हुई। सही। तो खालिद साहब, जाहिर है ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि पाकिस्तान ने जो पिछले 3 मैचेस खेले वो अफगानिस्तान, नमीबिया और फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले, क्योंकि वो जीत तो अपनी जगह जीत होती है लेकिन वो टफ टाइम दूसरी टीम की तरफ से उन्हें देखने को नहीं मिला। जो ऑस्ट्रेलिया दूसरे ग्रुप से लेकर आ रही थी, उन्होंने 4 मैचेस जीते, पाकिस्तान ने 5 जीते। लेकिन अगर टेक्निकली हकीकत पसंदी से देखें 2 ही मैचेस न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ ही पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैचेस थे जिसमें उन्हें वाकई टफ टाइम मिला। तो ये भी एक फैक्टर था कि जाहिर है वो मैच प्रैक्टिस तो मिली लेकिन उस तरह की टफ ऑपोजिशन नहीं मिली जो ऑस्ट्रेलिया फेस करती हुई आ रही थी। जी हाँ, ये फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, आप याद करें वो 92 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पीकिंग, यानी वो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतर से बेहतर खेलते जा रहे हैं। तो आपको अगर सही वक्त पे ये चीज़ मिल जाए और इस तरह का आपका शेड्यूल हो
जिसमें पहले आप कमज़ोर टीम हो, फिर उससे ज़्यादा बेहतर, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, और खेलते खेलते आप अपना जो खेल है वो भी बेहतर बनाते जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया को भी यही सूरत हाल मिली कि उनको चूँकि मुकाबले बड़े सख्त थे और वो जीत के अपना खेल बेहतर से बेहतर बनाते चले गए, तो इस तरह वो फिर आज के मैच में उन्होंने किया। और जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये उनका प्रोफेशनलिज्म और उनके बैट्समैनों की और बॉलर्स की जो एक इंटेलिजेंट यानी फैसले थे वो बड़े काम आए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि उनके बॉलरों ने हमारे जो बैट्समैनों के इरादे देख के उसके मुताबिक बॉलिंग अपनी चेंज की। जैसे वो एक बॉलर जो थे वो फ़खर जमान को बजाय उसकी ऑन साइड के गेंद फेंकने के ज़रा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फेंकते रहे और इस तरह वो बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग हो गई। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर सके। हमारे बेहतरीन बॉलर शाहीन अफरीदी, फ़र्ज़ कीजिए शाहीन अफरीदी का 19वां ओवर जो था वो 22 रन की बजाय कोई 12 का होता या 11 का होता तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता था। 20वें ओवर में जाके फिर 50-50 चांस होता था या हम जीत जाते। तो उस ओवर ने तो जी वो तो चांस ही ख़त्म हो गया ना। और कर क्या वो रहे थे कि वो गुड लेग थे, वो उनका बैट्समैन गेंद उठाता था और उठा के वो थर्ड मैन की तरफ भेज देता था। शाहीन अफरीदी उसका ये तो नहीं था कि वो उस स्टांस से पहले ही खड़ा हुआ था, बड़ी नॉर्मल स्टांस के साथ खड़ा होता था और स्प्लिट सेकंड में वो बदल लेता था। तो इसी तरह हमारे बॉलर भी अपनी उस गेंद को, उसकी लेंथ को या डायरेक्शन को वो भी वेरिएशन कर सकते थे, और अगर करते तो इस मैच का नतीजा फ़र्क होता। सही। तो इकबाल जमील साहब, आमतौर पर जब भी इस तरह के किसी आईसीसी इवेंट से पाकिस्तानी टीम शिकस्त खाकर बाहर हुआ करती थी तो हम हमेशा देखते थे कि फिर वो टीम का पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाता है कि फ़लाँ को ड्रॉप करो, फ़लाँ को ड्रॉप करो। वो एक नई टीम तश्कील के मरहले में दाखिल होती है, फिर हम अगले 3-4 साल सोचते हैं कि अब टीम बन रही है तो आप हार को बर्दाश्त करते रहें, थोड़ा वक्त दें इस टीम को। लेकिन ये टीम बड़ी कंसिस्टेंट रही, 5 मैचेस इसने जीते। अब हम दोबारा से इस तरह तो नहीं सुनेंगे कि इसको हमने निकाल दिया, उसको निकालना है, इसको लेकर आना है, बड़ी चेंजेस करनी है। अब आगे बांग्लादेश का टूर है, यहाँ से टीम ढाका चली आएगी, फिर वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आना है, फिर हो सकता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आने वाले साल में आए, फिर 8-9 महीने बाद दोबारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल। तो ये टीम एक बेहतर टीम है और इसी के साथ अभी हमें आगे चलना है। इकबाल जमील साहब, बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें पाकिस्तान की विनिंग जो परसेंटेज रही है इट वाज 80%। हाँ, मेरे ख्याल में एग्जिट होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में हम मोहम्मद हफीज का और शोएब मलिक का दे हैव प्लेड ऑलमोस्ट अ वेरी लॉन्ग इनिंग्स। मेरा अपना ख्याल है सब टू दैट ये यंग टीम है, अच्छी टीम है, इसने परफॉर्मेंस दी है। देखें हार और जीत पर अभी बांग्लादेश के लिए टीम का ऐलान हुआ, शोएब मलिक तो वहाँ भी जा रहे हैं, अभी टीम के साथ हैं। हफीज ने तो खुद को विड्रॉ कर लिया। मेरा अपना जाती ख्याल है कि मैं तो ये समझता था कि शोएब मलिक को इस टूर्नामेंट पे भी लेके जाना चाहिए था और हफीज को भी, और इंस्टेड ऑफ दैट के दे शुड हैव कम अप विद सम यंग प्लेयर्स और जिन्होंने परफॉर्म किया है और जो मतलब जिनकी कुछ अब आगे जाके करियर है। हैदर अली को आप चांस दे देते तो क्या क़यामत आ जाती, आप ट्राई कर लेते, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज इस मैच के बारे में ये कहूंगा कि व्हाट इज प्रेशर क्या है। आज आपको अगर प्रेशर मालूम करना है, सही मानों में डेफिनेशन मालूम करनी है, तो आप वार्नर से पूछिए जिन्होंने कैच छोड़ा, स्मिथ से पूछे जिन्होंने कैच छोड़ा, हसन अली से पूछे जिन्होंने कैच छोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि वार्नर ने मतलब वो उसका रिव्यू में जो नजर नहीं आ रहा कि बैट से गेंद लगी है नहीं लगी है, जो अपील हुई और अंपायर ने खड़ी कर दिया, आउट दे दिया। जब रिव्यू जब ऐसे ही रिप्ले देखा गया तो उसमें बल्ला कहीं गेंद के करीब नहीं था। ये प्रेशर की था, बॉलर और कीपर बड़े कॉन्फिडेंट थे। हाँ, बॉलर और कीपर बड़े उस पर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वार्नर ने रिव्यू नहीं लिया। बड़ी हैरानकुन चीज है। अंपायर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अभी उनकी चीख जो है हाउस दैट की कंप्लीट नहीं हुई थी कि उसने उंगली उठा दी। दिस इज व्हाट प्रेशर इज। 3 कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किए, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी अगर वो तीनों पकड़े जाते। ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी की सबसे बड़ी बात ये, खालिद साहब ने बिल्कुल कहा कि उन्होंने इंटेलिजेंस से खेला, एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने इंटेलिजेंस क्रिकेट खेली और सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलियंस की, दे आर फाइटर्स, मेंटली बड़े टफ है वो, ठीक है, मेंटली बड़े टफ है। तो एक मजबूत टीम से पाकिस्तानी टीम ने शिकस्त खाई है। ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन टीम ने ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि ये टीम मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी दिखाती रहेगी और इसी तरह से जिस तरह इस टूर्नामेंट में इसने कामयाबियाँ समेटी हैं, इन कामयाबियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, वसीम बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, खालिद महमूद साहब, इकबाल जमील साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।